गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। रसशास्त्र के पार्ट ए में, पेपर वन के पार्ट ए में हमने 1 से लेके 7 चैप्टर तक पढ़ाई की। और आज हमारा नया चैप्टर, या बोलेंगे कि मेन चैप्टर, वो शुरू करने जा रहे हैं। नॉलेज ऑफ पारद, या फिर पारद विज्ञान। तो पारद का ज्ञान या पारद का विज्ञान है ना, जिसके नाम पे हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है। रस शास्त्र, रस यानी कि पारद। तो जिसके नाम पे हमारा पूरा ये सब्जेक्ट है, उसके बारे में जानकारी आज लेने वाले हैं। तो उसके अंदर वैसे तो 2 चैप्टर है, 8वां और 9वां। पहला जो है, उसकी बेसिक जानकारी है कि मर्क्यूरी क्या होता, क्या है, मर्क्यूरी को प्रोसेस कैसे करना है। ये उसकी बेसिक जानकारी हम 8वें चैप्टर में लेते हैं। और 9वें चैप्टर में भी देखिए, आपको दिखेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ झारणायन, मूर्छनायन, झारणा ऑफ पारद, और बाद में पारद में से दवाइयाँ कैसे बनाते हैं अलग अलग तरह से। तो ये दोनों ही चैप्टर मर्क्यूरी के चैप्टर या पारद प्रकरण है। तो इसमें पहला बेसिक साइंस और दूसरा अप्लाइड साइंस, इस तरह से दोनों ही हम पढ़ेंगे। तो आज शुरू करेंगे पारद विज्ञान। पारद यानी मर्क्यूरी, है ना। तो इसे आप सभी ने देखा तो होगा ही, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर या किसी बोतल के अंदर, या कुछ लोगों ने हाथ में लेके भी मर्क्यूरी को देखा ही होगा। तो उसका एक फोटोग्राफ जो है, वो यहाँ पे मैंने रखा है कि कैसा चमकता हुआ सिल्वर कलर का और लिक्विड, फिर भी मेटल। ये एक मेटल है, ये एक धातु है ना। तो आपको ऐसे बहुत सारी मेटल या धातु के नाम पता है, लोहा है, या फिर ताम्र, कॉपर है, या फिर सोना चांदी है। तो वो सभी तो बहुत ठोस धातुएं हैं, घन स्वरूप में होती है, सॉलिड होती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होती है। इसके जैसी एक और धातु है जिसका नाम है गैलियम। गैलियम भी लिक्विड होती है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, या फिर समझ लीजिए कि यूरोपियन कंट्रीज का जो टेम्परेचर है वहां पे, तो वो सॉलिड हो जाएगी। जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे, या फिर समझ लीजिए आपने उसको हाथ में पकड़ा, गैलियम को आपने हाथ में पकड़ा, तो फिर वो लिक्विड हो जाती है। लेकिन मर्क्यूरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो पूरा समय लिक्विड ही रहती है, वो सॉलिड नहीं होती। हाँ, वो सॉलिड होती है, मर्क्यूरी को सॉलिडिफाई कर सकते हैं अगर टेम्परेचर बहुत नीचे लेके जाए, माइनस में लेके जाए, तब जाके वो सॉलिड हो जाएगी। या फिर मर्क्यूरी के अंदर कुछ और चीजें मिला दी जाए, जैसे मैंने मर्क्यूरी के अंदर लोहा मिला दिया, तो वो तो वैसे वो प्योर मर्क्यूरी नहीं रहेगा। वो मर्क्यूरी और आयरन का एक एलॉय, मिश्र धातु बन जाएगा, है ना। तो वो भी इसी तरह से भी सॉलिडिफाई कर सकते हैं उसको। तो मर्क्यूरी के बारे में आज जानना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं आज, तो आप इसे अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप मर्क्यूरी के बारे में जानते हैं, खास करके इसका अप्लाइड पार्ट, इसका जो दूसरा चैप्टर रहेगा, मर्क्यूरी वैसे तो जहर है, पॉइजन है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया, उसकी दवाओं का इस्तेमाल किया, तो शरीर के अंदर जाके ये रोगों को कैसे कैसे दूर करता है। और आपको करना यही है। आप डॉक्टर बनेंगे, अपने क्लिनिक हॉस्पिटल में बैठेंगे, पेशेंट को दवाई देंगे, तो ये शरीर के अंदर जाके कैसे रोगों को दूर कर देता है, शरीर के अंदर होम्योस्टेसिस को कैसे फिर से स्थापित कर देता है, क्या फार्मेकोलॉजी होती है इसकी, ये सारी चीजें आज सीखनी है। तो बेसिक से शुरू करेंगे, है ना, शुरू से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले। रसशास्त्र के अंदर पारद जो है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी रस ग्रंथ देख लीजिए, तो उसमें हमेशा ही पारद की ही स्तुति की गई रहती है। वैसे उसमें मर्क्यूरी के अलावा और बहुत सारे मेटल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, बहुत सारे रसद्रव्यों के बारे में डिटेल में दिया गया है। लेकिन मर्क्यूरी को, या फिर पारद को ही प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसीलिए पूरे शास्त्र का नाम ही उसी के नाम पर है, पारद के नाम पर, या फिर रस के नाम पर। तो पूरी ये जो हमारा साइंस है, या पूरी जो ब्रांच ऑफ साइंस है, वो उसी के नाम पर है, रस शास्त्र, यानी कि पारद का शास्त्र। पूरा नॉलेज मर्क्यूरी के बारे में। और
और एक बात नोटिस करने जैसी है कि जितने भी रस ग्रंथ है, रसशास्त्र के जितने भी ग्रंथ या ट्रिटाइसिस है, उन सभी में ही पारद को शिव वीर्य ऐसे नाम से जाना गया है। जो शिव के अंदर जो शुक्र धातु होती है वो पारद है, ऐसा बताया गया है। हाँ, हालांकि ये कोडेड लैंग्वेज है ना, तो आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, रचना क्रिया पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इसको डिकोड करना बहुत ही आसान है। शरीर के अंदर शुक्र धातु या फिर वीर्य क्या होता है, ये आप जानते हैं, इसलिए आपको पता रहेगा कि शरीर का, हमारे शरीर की सभी धातुओं का सार भाग होता है वो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सब बनने के बाद ये शुक्र धातु बनती है। और वो शुक्र धातु सर्व शरीरगत शुक्र धातु होती है, पूरे शरीर में फैली हुई होती है शुक्र धातु। तो ऐसे ही शिव के, भगवान शंकर या रुद्र के शरीर में सर्व शरीरगत जो शुक्र होता है, या फिर जब वो प्रवर्तमान होता है शरीर से बाहर निकालने के लिए जो तैयार होता है, तो वो वीर्य इस संज्ञा को प्राप्त होता है। तो वो जो शिव का वीर्य है उसे पारद ऐसा माना गया है, ऐसा कंसिडर किया गया है। सचमुच में ऐसा होता नहीं होगा तो भी मुझे पता नहीं या हमको पता नहीं, लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट इस तरह से बनाया गया है कि जो भगवान शिव है, शिव, यहाँ पे देखिए नाम भी जो है ना शिव रखा गया है, शंकर या रुद्र नहीं रखा गया। जो कल्याणकारी नाम है वो ही रखा जाता है। तो शिव वीर्य, भारत को शिव वीर्य ही माना गया है। और क्यों माना गया है वो आगे आप गंधक पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको, अभ्रक पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा आपको, है ना। तो जिस तरह से शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पुरुष और स्त्री के समागम से एक नई संतति उत्पत्ति होती है, उसी तरह से हमें दवाइयां बनाने के लिए पारद के साथ अभ्रक को और गंधक को मिलाना है। तो अभ्रक और गंधक को पार्वती का शुक्र और रज माना गया है ना। तो उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पारद को शिव वीर्य क्यों बोलते हैं। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि शिव वीर्य या शिव का ही जो सार भाग है उसी को पारद बोलते हैं, सभी रस ग्रंथ में ऐसा ही बताया है। और ये जो पूरा शास्त्र है, ये जो साइंस ऑफ मर्क्यूरी है, इसके क्रिएटर उनको शिव वही बोला गया है कि शिव ने ही इस पूरे रस शास्त्र की रचना की है। तो आप जानते हैं आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद ब्रह्मा स्मृत्वा ब्रह्मा ने भी याद करके आयुर्वेद की उत्पत्ति की है, तो उसी तरह से रस शास्त्र की उत्पत्ति शिव से हुई है। अभी ये तो हुआ आयुर्वेदिक पार्ट है ना, लेकिन अब मॉडर्न साइंस का भी हम साथ ही साथ में देखते जाएंगे। तो मॉडर्न साइंस में इसे मर्क्यूरी बोलते हैं, एक मेटल समझते हैं, है ना। तो मॉडर्न साइंस में या फिर केमिस्ट्री में फिजिक्स में इसे क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, इंग्लिश में मर्क्यूरी बोलते हैं। और इसे एक मेटल समझा जाता है। हाँ, ये लिक्विड है, ये दिखने में मेटल जैसा नहीं है, लिक्विड है, लेकिन इसके बाकी के सारे गुण धर्म, सारी ही प्रॉपर्टीज मेटल की प्रॉपर्टीज है या फिर मेटालिक प्रॉपर्टीज है। इसका जो एटम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संरचना है, वो सब कुछ बिल्कुल मेटल के जैसा है, बाकी सब चीजें मेटल के जैसी है। तो इसे इंग्लिश में मर्क्यूरी बोला जाता है। और इंग्लिश में कुछ और नाम भी है, क्विक सिल्वर ऐसा भी नाम है, या फिर लिक्विड सिल्वर ऐसा भी नाम है। और इसके साथ सिल्वर का कुछ लेना देना नहीं है, ये बस दिखता है सिल्वर के जैसा। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी के जैसा ये सिर्फ दिखता है। इसके अंदर चांदी मिक्स होती है या फिर चांदी से ये उत्पन्न होता है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये दिखता है चांदी के जैसा, सिल्वर के जैसा, बस ये लिक्विड होता है। तो इसे क्विक सिल्वर, ये उसका बहुत फेमस नाम है, या फिर लिक्विड सिल्वर भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, ड्यू टू इट्स लिक्विडिटी, ये लिक्विड होता है, ये शाइनिंग होता है, और दिखता है सिल्वर का जैसा, सिल्वर लाइक अपीयरेंस। तो आप देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ में आपने जो देखा कि जो मेटल है ये मर्क्यूरी है, ये अगर चांदी को हमने कहीं पे पिघला दिया चांदी को तो ये ऐसे ही दिखेगी। तो इसीलिए इसको क्विक सिल्वर या फिर लिक्विड सिल्वर ऐसा बोला जाता है। तो ये इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, आयुर्वेदिक इंट्रोडक्शन और मॉडर्न साइंस का इंट्रोडक्शन। अभी इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानना शुरू करेंगे। वैसे आपको स्क्रीन के ऊपर सब कुछ दिखेगा ही, फिर भी आपको अगर टेक्स्ट बुक पास में रखना है तो जरूर रखिए।
तो उसमें भी आप यही सेम चीजें पढ़ सकते हैं, और मैं जो बोलता हूँ वो समझते जाइए। तो ये है पीरियोडिक टेबल, आप सभी ने देखा है ना, स्कूल में पढ़ते थे। तो ये है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, सभी तत्व या एलिमेंट्स जो है उसका पीरियोडिक टेबल। आप चैट में बताइए पीरियोडिक टेबल बनाया किसने, है ना, कौन से वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल बनाया, आप चैट में बताइए। और इस फोटोग्राफ में आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मर्क्यूरी कहाँ पे है ये दिख रहा है। तो इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मर्क्यूरी का स्थान कहाँ पे है, मर्क्यूरी होता कहाँ पे है। वैसे आपने केमिस्ट्री में ध्यान दिया होगा तो आपको वैसे थोड़ा सा क्रम या फिर शुरुआत का क्रम तो याद होगा अभी, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। पहले 10 तो याद होंगे, आगे के सेकेंडरी है। तो उसमें आगे बहुत बहुत आगे जाते हैं, 80 नंबर पे, 80 नंबर पे, वहां पे मर्क्यूरी आता है। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, और ये जो है 80 नंबर पे आता है। तो इसके अंदर पीरियोडिक टेबल आप एक बार रिवाइज करिएगा स्कूल का, है ना, किसने पीरियोडिक टेबल बनाया वो भी रिवाइज करिए अगर भी याद नहीं है तो। और इसका थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। जॉन न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाया, ऐसा जयेश ने आंसर दिया है। अ, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, है ना, उसी ने बनाया है या किसी और ने बनाया है। अल्बर्ट की अल्बर्ट गियोसरो ने बनाया, ऐसा दृष्टि बता रही है। मुझे लगता है ये मेंडेलीव ने नहीं बनाया क्या, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स मेंडेलीव भी बता रहे हैं, तो सही है, मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया है, ये वाला पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है, वो सही है। अभी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, मर्क्यूरी के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मर्क्यूरी जो है उसका एटॉमिक वेट 200 है, 200.59। अभी ये होता क्या है एटॉमिक वेट, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में पूछ लेते हैं कि एटॉमिक वेट मतलब ये होता क्या है। तो वैसे तो बोल सकते हैं ना कि एटॉमिक वेट मतलब एक मर्क्यूरी का एक एटम है, उसका वेट इतना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो है, सही है, लेकिन हमें इसको मेजर करना होता है मोल में। मोल, है ना, मोल आपको पता होगा शायद, आपने स्कूल में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, मोल, मोल मतलब क्या होता है। तो किसी भी द्रव्य का जो एक मोल है, तो एक मोल का वजन कितना होता है, या कितने वजन में एक मोल अणु आ जाता है। तो मोल की संख्या जो कुछ भी है, मुझे याद नहीं अभी, उतनी बड़ी बहुत बड़ी संख्या है उसकी। कुछ नंबर है, × 10⁻22 ऐसा कुछ है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है उसका वजन कितना होता है, उसी को एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो मर्क्यूरी के केस में वो 200.59 है। तो आप इसे याद रखिए एटॉमिक वेट को, है ना। या फिर अगर एक मोल मर्क्यूरी हम लेंगे तो वो 200 ग्राम हो जाएगा, 200.59 ग्राम हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 80 है। एटॉमिक नंबर 80 है, इसी से हमें पता चलता है कि इसके अंदर 80 इलेक्ट्रॉन है, 80 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कुछ ज्यादा होंगे। अक्सर समान नहीं होते, जब बड़े नंबर्स में चले जाते हैं हम, तो वहां पे न्यूट्रॉन की संख्या कुछ ना कुछ ज्यादा होती है। तो न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं वो आप देख लीजिएगा, है ना, गूगल सर्च में आपको या केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा। और इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होगी। तो उसमें फिलहाल हमें डीप में नहीं जाना है, हम हमारे सिलेबस में रहेंगे। लेकिन आप क्यूरियोसिटी के लिए एक बार जरूर देखिए कि मर्क्यूरी में 80 इलेक्ट्रॉन है, 80 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं, और कितने कितने अलग अलग हो सकते हैं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो है 13.546। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो ये पानी के मुकाबले उसका घनत्व कितना है वो हम यहाँ पे तय करते हैं। तो वैसे पानी जो है उसको वन संज्ञा देते हैं, है ना, पानी को, वाटर को वन देते हैं। तो उसके मुकाबले ये 13 गुना या 13.5 गुना ज्यादा घनत्व वाला चीज है। तो ये जो इतना सारा जो इसका ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो मेटल के रेंज में आता है। आप कुछ नॉन मेटल्स ले लेंगे ना, जैसे कि सल्फर है, नॉन मेटल है, तो उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन मेटल्स का इतना ज्यादा होता है। आप आयरन, या फिर आप गोल्ड, या फिर आप सिल्वर या लेड, इस तरह से कुछ ले लीजिए, तो वो इस रेंज में मिलेगा, 12, 13, 15, 19, इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका मिलेगा। तो ये उस रेंज में है, और ये अगेन ये मर्क्यूरी मेटल है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.546 है। ये जो सब नंबर है
ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये नंबर्स पूछे जाते हैं सारे, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। अभी मर्क्यूरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ना, हमने देख लिया और आप जानते भी है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो ये कभी ना कभी तो सॉलिड बनेगा, टेम्परेचर कुछ ना कुछ कम करने पे सॉलिड बनता है, और कुछ ना कुछ बढ़ाने पे वो गैस बनता है। तो लिक्विड में से अगर सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा? -38 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा हमें। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, कितने टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है। तो अगर उसको -38.83 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, -38.83 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो फ्रीज हो जाएगा, मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड हो जाएगा। और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर -38.282 सॉरी -38.829 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो फिर से वो पिघलने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लगभग एक समान ही होते हैं ना, घन में से प्रवाही बनने का या प्रवाही में से घन बनने का, वही मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कहलाते हैं। तो वही उसका -38.82 या 83 जो है उसका फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट है। इतने -38 डिग्री पे तब वो जो है प्रवाही में से घन, या फिर अगर मेल्ट होके घन में से फिर से प्रवाही बन जाएगा। तो इतना कम टेम्परेचर पे समझ लीजिए कि हमने मर्क्यूरी को एक प्लास्टिक के डिब्बे में भर के फ्रीज में रख दिया। तो फ्रीज का टेम्परेचर कितना होता है? -4 डिग्री से लेके 8 या 12 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहता है फ्रीज का। तो थ्रू आउट ये लिक्विड ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ना, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड ही रहता है। -38 पे जाएंगे तब जाके वो सॉलिड हो जाएगा, और वो हमारे घर के रेफ्रिजरेटर में भी पॉसिबल नहीं है। फिर बॉइलिंग पॉइंट आगे देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पे मर्क्यूरी उबलने लगता है, यानी कि मर्क्यूरी लिक्विड में से गैस बनने लगता है, तो कितने टेम्परेचर पे ये होता है? ये है 356.619 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 350, 356 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री पे मर्क्यूरी उबलने लगता है, जो है वो में से गैस बनने लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कभी भी प्रैक्टिकल में कभी भी मर्क्यूरी को गर्म नहीं करना है, क्योंकि हमारे एलपीजी स्टोव का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मर्क्यूरी तो डेफिनेटली उड़ जाएगा, मर्क्यूरी डेफिनेटली वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और अगर वो गैस बन गया, मर्क्यूरी अगर वो गैस फॉर्म में है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा बायो हैजार्ड है। वो जो है टॉक्सिक है, अगर वो लंग्स में गया, अगर वो सांस में गया, तो वो डेफिनेटली वो डेथ कर देगा, मृत्यु हो जाएगी। तो कभी भी उसको गर्म नहीं करना है। और हाँ, इसमें आएगा आपको आगे जाके, वैसे यूजी में तो बहुत कम आता है, पीजी में पढ़ेंगे तब आएगा, कि मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करना। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? किसी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं क्या? वो एलॉय बना के कर सकते हैं, मर्क्यूरी के अंदर मैंने कुछ और धातु ये ऐड कर दी, आयरन ऐड कर दिया, कुछ और ऐड किया है ना, तो फिर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, और वो मर्क्यूरी को 1000 डिग्री सेल्सियस पे भी वो लिक्विड का लिक्विड ही रहे, 1500 डिग्री या 2000 डिग्री सेल्सियस पे भी वो लिक्विड ही रहे। तो वो हालांकि वो प्योर मर्क्यूरी नहीं होता, उसमें और भी धातुएं हमने मिक्स की हुई रहती है, लेकिन वो दिखता मर्क्यूरी ही है, क्योंकि मर्क्यूरी सबको खा जाता है। मर्क्यूरी जो है, पारा जो है, पारद जो है, वो सभी धातुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। शायद आपने देखा होगा कहीं पे, या फिर हम भी देखेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे उस समय पे। और आगे है मर्क्यूरी का बाइंडिंग कैपेसिटी। तो मर्क्यूरी का बाइंडिंग कैपेसिटी 2 है। 2 यानी कि उसमें दो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका बाइंडिंग कैपेसिटी 2 यानी फिर +2 है। तो ये है कुछ मर्क्यूरी की बेसिक चीजें है ना, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक वेट, उसकी संज्ञा या सिंबल है ना। मर्क्यूरी की संज्ञा Hg है, पीरियोडिक टेबल में उसको Hg नाम से जानते हैं। हाइड्रार्जिरम, इसको लैटिन में बोलते हैं हाइड्रार्जिरम। तो ये है मर्क्यूरी या फिर Hg। ये रूम टेम्परेचर पे या फिर फिजिकल स्टेट 20 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड होता है। तो लिक्विड उसकी संज्ञा यहाँ पे राइट साइड में नीचे दी हुई है। बाद में ये क्रिस्टल या ये जो है रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो एसिड बेस प्रॉपर्टीज जो है वो है वीकली बेसिक है, ये बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है, लेकिन वीक बेसिक है ये। इसका इंग्लिश नेम मर्क्यूरी है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनन के बाद 4f14 pd10 6s2। तो इसकी जो 6s2 है,
वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसीलिए इसके जो वैलेंसी है वो +2 हो जाती है, बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो 2 होती है। तो लास्ट में जो 6s2 है वो बाहर के 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो बाइंडिंग कर सकते हैं। और मर्क्यूरी के सारे कंपाउंड्स वहीं से बनते हैं। समझ लीजिए मुझे मर्क्यूरी क्लोराइड बनाना है ना, तो HgCl2 बनेगा। तो इस तरह से वहां पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूजेबल है। और आगे देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे ये तो बेसिक मॉडल दिया हुआ है, आप इसके बहुत सारे 3D मॉडल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर एक एक कक्षा के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से नंबर में होते हैं। 2, 8, 18, 32, 18 और लास्ट में 2। तो जो लास्ट में 2 है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हम यूज करते हैं और उसका उपयोग करके हम दवाइयाँ बनाते हैं ढेर सारी। तो बीच में Hgat लिखा है, वहाँ पे 80 प्रोटॉन और न जाने कितने न्यूट्रॉन्स वहाँ पे होते हैं। तो ये है इसका बेसिक केमिस्ट्री का व्यू। अभी आगे हम आते हैं आयुर्वेद के अंदर। तो आयुर्वेद में इसके वर्नाक्युलर नेम्स आपको याद रखने ही रखने हैं। आप द्रव्य गुण में भी पढ़ते हैं। द्रव्य गुण के अंदर आप बहुत सारी वनस्पतियों के वर्नाक्युलर नेम्स जानते हैं। तो यहाँ पे हमें पारद के वर्नाक्युलर नेम्स, संस्कृत में रस और पारद, लेटिन में हाइड्रार्जिरम। तो आप इसका स्पेलिंग, इसका उच्चार, प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छे से याद रखिए, हाइड्रार्जिरम। इंग्लिश में इसको मर्क्यूरी या फिर क्विक सिल्वर या फिर लिक्विड सिल्वर बोलते हैं। गुजराती में पारो, गुजराती में पारो बोलते हैं, हिंदी में पारा बोलते हैं। तो यही पारद और उसके अलग अलग भाषाओं में नाम है। आगे है इसके सिनोनिम्स। अभी इसके जो सिनोनिम्स है, ये थियरी के लिए आपको IMP क्वेश्चन है, याद रखिए कि थियरी में इसके सिनोनिम्स बहुत बार पूछे जाते हैं। और इस खास करके इसके टाइप्स के अंदर जो सिनोनिम्स और उसकी डेफिनेशंस है वो बहुत बार पूछी जाती है। तो ये जो है सिनोनिम्स, जो पारद के या मर्क्यूरी के जो सिनोनिम्स है, क्लासिफाइड करके हमें यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में मिलते हैं। हम जो टेक्स्ट बुक यूज करते हैं डॉक्टर भारती उमरेठिया की, तो उसमें बढ़िया अच्छा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। वैसे रस ग्रंथों में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन टेक्स्ट बुक में मिल जाता है। तो अलग अलग क्लास बना के, अलग अलग वर्ग बना के उसके अलग अलग सिनोनिम्स दिए जा सकते हैं। तो अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब कि मर्क्यूरी दिखता कैसा है उसके बेसिस पे, या फिर ओरिजिन, पारद कहाँ से मिलता है उसके बेसिस पे, मूवमेंट, पारद कैसे मूव करता है, या फिर यूटिलिटी इन देहवाद एंड धातुवाद। हमारे जो आप 3 वाद पढ़ चुके पहले, देहवाद, धातुवाद, चिकित्सावाद, है ना। तो उसमें देहवाद और धातुवाद में पारद की क्या यूटिलिटी है, उसका क्या यूज है वहां पे, उसके बेसिस पे कुछ नाम है। फिर सुप्रीमसी के बेसिस पे, है ना, सुप्रीम है मर्क्यूरी जो है, वो सभी रस द्रव्यों में सबसे बढ़िया है। मर्क्यूरी यानी कि पारा, फिर गंधक, बाद में अभ्रक, बाद में ताम्र या लोह या माणिक्य, हीरा, बहुत सारे रस द्रव्य है। इन सब में सुप्रीम जो है वो मर्क्यूरी है। तो उसकी सुप्रीमसी दिखाने के लिए भी बहुत सारे उसके सिनोनिम्स है। फिर इनकंसीवेबल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे पारद की कुछ ऐसे गुणधर्म है जो हम सोच नहीं सकते, या जो हमारी सोच के परे है, या जो बहुत ही ज्यादा है, तो नाप नहीं सकते, नॉन मीजरेबल है। तो ऐसे भी कुछ उसके सिनोनिम्स है। और कुछ मिथिकल अप्रोच में भी उसके सिनोनिम्स मिलते हैं। तो वो सारे ही सिनोनिम्स आज देखेंगे। तो वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में आपको इंग्लिश में ये सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने उसको थोड़ा टाइपिंग करके यहाँ पे देवनागरी में लिख लिया है। तो आपको याद रखने में या फिर पढ़ने में इजी हो जाएगा, है ना। तो इसको आप याद रखिए और खास करके लिखने का प्रैक्टिस करिए। ये जो सिनोनिम्स है ये सभी को 1 बार, 2 बार, 3 बार लिख लीजिए, ताकि आपको याद रह जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है अपीयरेंस के बेसिस पे, मर्क्यूरी दिखता कैसा है उसके बेसिस पे। हमारे रसशास्त्र के ग्रंथों में, रस ग्रंथों में बहुत सारे उसके नाम अलग अलग मिलते हैं। तो एक नाम है गलद रूप्य निभम। गलत, गलत यानी कि पिघला हुआ, जिसको हमने गलत यानी कि लिक्विफाई कर लिया है। गुजराती में जिसे बोलते हैं कि इन्हें गाड़ी लीधु છે। गाड़ी लीधु यानी कि फिल्टर करना ऐसा नहीं, लेकिन इन्हें वो गाड़ी लीधु છે। तो गलत, गलत यानी कि लिक्विफाइड। रुप्य, गलत रुप्य, रुप्य यानी कि रौप्य, चांदी। और निभ यानी कि उसके जैसा। तो गलत रुप्य निभम या फिर गलत रुप्य निभ, लाइक लिक्विड सिल्वर, वो लिक्विड चांदी के जैसा वो दिखता है। तो अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेसिस पे उसका नाम है। आगे के कुछ नाम जो है वो मर्क्यूरी को सिद्ध करने के बाद, पारद को सिद्ध करने के बाद वो कैसा दिखता है उसके बेसिस पे काफी सारे नाम है उसके, जैसे कि महातेज,
तो महातेज मतलब हाँ वो तेज है, उसमें शाइनिंग है, मर्क्यूरी में शाइनिंग होती है, सिल्वरी शाइनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे है महातेज। तो क्या होता है कि मर्क्यूरी के अंदर हम अभ्रक का सत्व मिला देते हैं, माक्षिक का सत्व मिला देते हैं, ऐसे कुछ द्रव्य उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। उसके बाद उसकी शाइनिंग कुछ और ही बहुत ही बढ़िया ज्यादा शाइनिंग होती है। उसके अंदर हम अगर सोने का बीज मिला देते हैं ना, गोल्ड जो होता है, उस गोल्ड को हम मेटल को प्रोसेस करके स्वर्ण बीज बना सकते हैं। वो तो आपको 8 संस्कार के बाद पता चलेगा कि कैसे बनता है वो। तो अगर तो उसमें फिर गोल्डन शाइनिंग आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग कलर की शाइनिंग उसमें हो सकती है। तो लेकिन वो पारद को सिद्ध करने के बाद, और ये हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो 1-2 महीने में पारद को सिद्ध कर सकते हैं, पारद के 8 संस्कार कर सकते हैं। तो उसी वजह से उसका नाम दिया है महातेज। फिर उसी तरह से उसका नाम दिया है महावहनी। तो ये महावहनी तो आप पढ़ चुके हैं ना पहले, कि पारद के अंदर बहुत सारी धातु ये हम मिक्स कर देते हैं, फिर वो पारद उस धातु को खा जाता है, उसको पचा लेता है। मर्क्यूरी जो है उसका वजन उतना ही रहता है, लेकिन वो धातु जो है, जो मेटल है, वो मर्क्यूरी के अंदर जाके, मर्क्यूरी के पेट में यानी कि मर्क्यूरी के अंदर जाके वो मास में से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मर्क्यूरी जो है वो बहुत ही ज्यादा वहनी वाला यानी कि अग्नि वाला, बहुत ज्यादा ताकत वाला एनर्जेटिक मर्क्यूरी बन जाता है, तो इसीलिए उसका नाम महावहनी ऐसा बताया गया है। आगे एक नाम है मिश्रक। तो ये जो मिश्रक नाम है, वो भी अगेन उसी की वजह से बताया गया है कि इसमें बहुत सारी धातुएं मिक्स कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज खास ख्याल रखनी है मिश्रक नाम समझने में, कि ऐसे नहीं समझना है कि उसके अंदर कुछ भी मिक्स कर दिया है ना। जैसे मार्केट में जो लोग व्यापारी लोग होते हैं जो पारा या मर्क्यूरी बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें मिलावट कर देते हैं। मर्क्यूरी के अंदर कुछ मेटल्स जो है अगर हम मिलाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर वो मेटल्स मिलाई है या क्या है। तो उसमें लेड की मिलावट कर देते हैं, वजन लगभग लगभग एटॉमिक वेट उसका एक समान है, 7 इसका 80 है और उसका 82 है ना। तो एटॉमिक नंबर भी पास में ही है, लगभग समान वजन है, और ये लेड जो है वो बहुत ही सस्ता होता है, तो उसमें मिलावट कर देते हैं। तो ऐसा मिश्र हो गया है, ऐसा मिलावट है, ऐसा कभी भी नहीं समझना है। लेकिन मिश्रक शब्द से हमें क्या समझना है, कि हमें जो जरूरत है, हमें जो चाहिए वो चीजें हमने उसके अंदर मिलाई है। खास करके स्वर्ण का बीज मिलाया है, अभ्रक सत्व मिलाया है, माक्षिक सत्व मिलाया है। तो ऐसी चीजें मिलाने के बाद वो महातेज या फिर मिश्रक बनता है। तो इस तरह से उसके अपीयरेंस के बेसिस पे उसके सिनोनिम है। फिर आगे एक सिनोनिम है रस। रस यानी कि लिक्विड, रस यानी लिक्विड। तो वो लिक्विड होता है इसीलिए उसको बोलते हैं रस, या फिर बोलते हैं रस लोह। लोह, लोह शब्द जो है ना, वो आयरन के लिए नहीं लेते। रस शास्त्र के अंदर आयरन के लिए अयस शब्द लेते हैं, लेकिन लोह शब्द जो है वो आयरन के लिए नहीं, इन जनरल मेटल्स के लिए या फिर धातु के लिए लेते हैं। तो हम गुजराती या हिंदी में जिसे धातु नाम से जानते हैं, मेटल नाम से इंग्लिश में जानते हैं, उसी को संस्कृत में लोह नाम से जानते हैं। सोना या स्वर्ण एक लोह है, चांदी एक लोह है, फिर ताम्र एक लोह है, और लोह खुद आयरन या लोहा या लोखंड, या फिर संस्कृत में बोलेंगे अयस, अयस भी एक लोह है। तो उसी तरह से रस, रस भी एक लोह है। तो रस यानी कि लिक्विड और लोह यानी कि मेटल। तो रस लोह लिक्विड मेटल, ऐसा भी उसका एक सिनोनिम है। आगे उसका एक सिनोनिम स्वर्ण भी है, तो अभी ये तो पूरा कंफ्यूजिंग है ना। स्वर्ण क्यों इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्वर्ण तो अलग है, स्वर्ण तो गोल्ड है। तो हाँ, उसका एक सिनोनिम कहीं कहीं जगहों पे स्वर्ण भी यूज किया गया रहता है। लेकिन ये कब है, जब हमने पारे के 8 संस्कार कर लिए, पारद के 8 संस्कार कर लिए, उसके अंदर स्वर्ण बीज मिला दिया, तब जाके वो पूरा गोल्डन कलर का शाइनिंग आ जाता है उसमें मर्क्यूरी में। बाद में सिल्वर शाइनिंग नहीं, लेकिन गोल्डन शाइनिंग दिखता है। तो ये हम सभी सिनोनिम्स अपीयरेंस के बेस पे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे गोल्डन शाइनिंग दिखता है, इसीलिए उस समय पे उसको स्वर्ण बोलते हैं। तो एग्जाम पे इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो कभी भी होता नहीं, कि स्वर्ण लिख के पारद के बारे में पूछते, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए समझना है कि ये स्वर्ण जो है ये भी एक सिनोनिम है, और कहीं कहीं पे मिलेगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा, पारद के 8 संस्कार होने के बाद जो दीपन गुण युक्त पारद है उसमें स्वर्ण बीज मिला दिया, तब जाके वो गोल्डन शाइनिंग वाला मर्क्यूरी बन जाता है। फिर ओरिजिन के बेसिस पे है ना, तो ओरिजिन के बेसिस पे मर्क्यूरी मिलता कहाँ से है, उसके बेसिस पे उसके नाम है स्कंद या फिर स्कंद देश।
तो ये एक जगह का नाम है। जैसे एक जगह होती है पंजाब, एक जगह होती है गुजरात, है ना, एक जगह होती है महाराष्ट्र। तो वैसे एक जगह है स्कंद। हाँ, ये भारत में नहीं है स्कंद, फिलहाल अभी का जो भारत है उसमें नहीं है। पहले काफी बड़ा भारत था, है ना, भारतवर्ष। तो वहां पे हिमालय से उत्तर पश्चिमी जगह पे जाते हैं हम। हिमालय से, हिमालय की जो पर्वतमाला है वहां से उत्तर और पश्चिम। तो आज के समय में वहां पे यानी कि चाइना के अब मैप में देखेंगे तो चाइना के लेफ्ट साइड में कुछ इस्लामिक कंट्रीज है, वो है स्कंद देश। या फिर हिमालयी पर्वतमाला से हिंदू कुश पर्वतमाला की ओर जाते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला जो हिमालय की रेंज है, वहां से लेके हिंदू कुश पर्वतमाला, उन दोनों के बीच में ये स्कंद देश आया हुआ है, और वहां से मरक्यूरी मिल जाता है बहुत सारा। या उस समय पे वहां से मिलता था, जब ये रस ग्रंथ लिखे गए उस समय पे वहां से मरक्यूरी मिलता था। तो इसीलिए उसको स्कंद या स्कंद देश बोलते हैं, या दरद भी बोलते हैं, दरद देश भी बोलते हैं। फिर आगे है उसकी मूवमेंट के हिसाब से उसके सिनोनिम्स। तो ये मूव कैसे करता है मरक्यूरी जो है, तो मरक्यूरी खेचर, एबिलिटी टू फ्लाई, खेचर यानी कि आसमान में उड़ने वाला। तो कैसे, मरक्यूरी तो उड़ता नहीं है ना, मरक्यूरी तो बोतल में भरा रहता है। लेकिन मरक्यूरी जो है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे उड़ जाता है, लिक्विड में से गैस बन जाता है, तो वो खेचर है। दूसरा भी इसका एक मीनिंग है, मर्क्यूरी जो है उसका अच्छे से हमने सेवन किया, रस सेवन, मर्क्यूरी को दवाई के रूप में हमने अच्छे से यूज किया, और सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं। लेकिन जो 18 संस्कार किया हुआ मर्क्यूरी है, तो उसमें खेचरी विद्या या खेचरी सिद्धि भी मिलती है। इंसान में भी इतनी इतनी ताकत आ सकती है कि वो चाहे तो उड़ सकता है। तो वैसा भी उसका एक नाम है खेचर। बाद में उसका एक नाम है चल। चल यानी कि जो मूवमेंट करता है। तो मेटल जो है उसको रख दिया हमने, लोहे का टुकड़ा रख दिया, कॉपर का टुकड़ा रख दिया, तो वो मूवमेंट नहीं करता खुद से। लेकिन मर्क्यूरी को किसी डिश के अंदर भर के रख दिया, तो उस डिश के अंदर वो मूवमेंट करेगा। तो इसलिए उसको चल या फिर चप्पल, चप्पल भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो क्विक है, वो तुरंत ही मूवमेंट करता है। आप कभी कोशिश करिए मर्क्यूरी लेके उसको हाथ में पकड़ने की, आप उसको हाथ में पकड़ नहीं सकते मर्क्यूरी को, वो बहुत ही क्विकली मूवमेंट करता है। इसीलिए उसको चल, चप्पल, गतिमान, उसके मूवमेंट की वजह से ऐसे कुछ सिनोनिम्स उसको दिए गए हैं। फिर आगे है उसकी यूटिलिटी, देहवाद में या फिर लोहवाद में, है ना। तो देहवाद यानी कि देह को सिद्धि करनी, लोहवाद यानी कि लोह को सिद्धि करनी। यानी कि अगर हमारा देह, हमारा शरीर जो है बहुत ही खराब हो चुका है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, शरीर अभी मर जाएगा ऐसा हो चुका है, तो उसको सिद्ध करके फिर से युवान बनाना। और हमारी जो धातुएं है, रस से लेके शुक्र तक, रस रक्त मांस में की मज्जा शुक्र, इन सभी को अपनी उच्च कक्षा में पहुंचा देना, यानी कि यौवन अवस्था प्राप्त करवाना। तो उसके लिए मर्क्यूरी का यूज होता है। फिर लोहवाद, यानी कि जो मेटल्स है वो अपनी निम्न कक्षा में, यानी कि वो जो है लेड है, वो टिन है, तो उसको चेंज करके हमें गोल्ड या सिल्वर में बदल देना है, तो वो लोहवाद है। तो इस इन सभी जगहों पे मर्क्यूरी का यूज होता है। तो उसी के बेसिस पे उसके कुछ नाम है। जैसे कि अमृतम, अमृत के समान है मर्क्यूरी। हाँ, वो पॉइजन है लेकिन सही तरीके से यूज किया तो अमृत के समान है। तो उसको भी अमृतम ऐसी संज्ञा दी है। बाद में है जैत्रम। जैत्रम यानी कि जो विजय दिलाता है बीमारियों के ऊपर, डिजीजेस के ऊपर, तो ये भी उसका नाम है। फिर देहद, देह को देने वाला, यानी कि हमारे देह को अच्छा बनाने वाला। परम अमृतम, है ना। तो परम अमृतम भी उसका एक नाम है, अमृत के जैसा ही। बाद में है पारद। पारद यानी कि क्या है, जो इसका नाम, हमने चैप्टर का नाम भी यही रखा है, पारद। बीमारियों का जो समुंदर है उसमें से हमें पार लगाने वाला, तो वो है पारद। बाद में है मृत्यु नाशन, मृत्यु का नाश करता है, जीवन देता है। फिर रस धातु, हमारे शरीर की रस धातु, वही उसका नाम भी है कि हमारे लिक्विड या फिर शिव के शरीर में जो लिक्विड धातु है वो भी रस धातु कहलाती है। बाद में है रसायन, रसायन यानी कि रस का अयन करने वाला, या फिर हमारे शरीर में जो है वृद्धावस्था को दूर करने वाला। सिद्ध धातु है ना, भारत को 18 संस्कार करके या फिर 8 संस्कार करके सिद्ध करते हैं, और उससे हम देह सिद्धि, लोह सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए उसको सिद्ध धातु बोलते हैं। या फिर उसको सूत भी बोलते हैं। तो देहवाद में या लोहवाद में ही टिपिकली यूज करना है, चिकित्सावाद में नहीं, देह लोहवाद में ही यूज करना है, तो उसको सूत ऐसी संज्ञा भी दी जाती है। वैसे आज हमने यहाँ तक देखा है ना। फिर सुप्रीमसी के
इनकंसीवेबल प्रॉपर्टीज के, मिथिकल अप्रोच के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। आज इतना रखते हैं हम। तो आपने ये जो इतने सिनोनिम्स देखे, अपीयरेंस, ओरिजिन, मूवमेंट और यूटिलिटी इन देहवाद लोहवाद, आप इसको एक बार रिवाइज करिए। और रिवाइज करिए मतलब कैसे, मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है इसके नाम ही मिलेंगे आपको इंग्लिश बुक में, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में। और कुछ कुछ के सिनोनिम्स, कुछ कुछ के मीनिंग जो है फ्रेज में दिए गए हैं, तो वो पढ़िए। और हिंदी बुक पढ़िए, संतोष खांडल की बुक या फिर सिद्धिनंदन मिश्रा सर की बुक, तो वो बुक पढ़िए, तो इसमें आपको इसके बारे में काफी सारी चीजें जो है अच्छी मिल जाएगी। तो आप यहाँ तक रिवीजन करिए, A B C और D तक आप रिवाइज करिए, और बाकी का सुप्रीमेसी और बाकी का जो चीजें हैं वो आगे देखेंगे। और अभी तक मैंने बोला नहीं है कि चैट में अटेंडेंस भेजो, फिर भी सब स्टूडेंट्स भेजने लगे हैं। ठीक है, तो भेज दीजिए अटेंडेंस, सभी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस चैट में भेज दीजिए। तो आपने अगर अटेंडेंस भेजी है तो ही लीव करिए, अटेंडेंस भेजे बिना लीव मत करिए।